एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी से फटाफट कंफर्म कर दीजिए ऑडियो क्लियर है। आई थिंक ऑडियो में कुछ गड़बड़ी लग रही है। या ठीक है? ठीक है जी। तो चलिए, है ना, हम अपने सेशन को और इस क्लास को ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो बाकी है ना, क्लास को शुरू करने से पहले एक बच्चे ने लिखा, सर बारिश के कारण नेटवर्क इशू है। हाँ देखिए, बारिश बहुत हो रही है ना। मैं समझ रहा हूँ हर जगह ही बारिश हो रही है आज के दिन में। और आई थिंक है ना कल भी सब जगह बारिश ही हुई है। तो नेटवर्क या कोई इशू हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हमारे एंड पर सब कुछ ठीक चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी है और इंटरनेट भी सही चल रहा है। यानी मेरी तरफ से जो डेटा आप लोगों को पहुंचेगा वो ठीक पहुंचेगा। आपके एंड पर अगर कोई दिक्कत हो तो आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है। बाकी देखो, क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से फटाफट 1 मिनट का गाइडेंस आपको दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आए। और ये 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी मैं थ्योरी करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा थ्योरी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इसके अलावा सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और एमसीक्यू में भी पीवाईक्यू हमें सबसे पहले पढ़ने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर डेली बेसिस पे चेक कर लिया करिए कम्युनिटी वाला सेक्शन। वहां आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उनको ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो जा रहा है। तो फिर आपको कहीं और मॉक टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं है। फिर आप यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं और जितनी आए सारी देखनी है आपको। वो सारे पीवाईक्यू करा रहा हूं वहां पर मैं। ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि सर इन एमसीक्यू या पीवाईक्यू की पीडीएफ आप हमें दे दीजिए ताकि हम प्रिंट आउट निकलवा कर भी खुद से पढ़ लें, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। अगर कोई मेरे इन ऑफिशियल लिंक से नहीं जुड़ पा रहा है चैनल से, तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जिस किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज करना चाहें मैसेज कर दीजिएगा। मेरे ऑटोमेटिकली लिंक आपके पास आ जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं, 12 सितंबर 2024 आज की तारीख है। ठीक है जी। और हमारा जो है ना, लास्ट क्लास में मुख्य टॉपिक चल रहा था या चैप्टर चल रहा था, इसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है जी। कंप्यूटर हार्डवेयर को है ना, हिंदी में भी हार्डवेयर के नाम से ही बोला जाता है। इसका कोई हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। बाकी देखिए, मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर में ये बताया कि टोटल मिला के हार्डवेयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट का नाम है इनपुट डिवाइस, सेकंड पार्ट का नाम आउटपुट डिवाइस और थर्ड पार्ट का नाम स्टोरेज डिवाइस। जिसमें इनपुट डिवाइसेस मैंने लास्ट क्लास तक खत्म कर ली थी। आज की क्लास में ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है। हम है ना, कभी भी कोई एग्जाम देखते हैं ना, तो उन एग्जाम्स में हमें आउटपुट डिवाइसेस को लेकर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि आउटपुट डिवाइसेस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमें देखने को मिला है पीवाईक्यू में, यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस में, तो वो है प्रिंटर। प्रिंटर का क्वेश्चन है ना, अक्सर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बट ऐसा नहीं है कि प्रिंटर के 2 4 5 क्वेश्चन ही होते होंगे जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब ये टॉपिक रिपीट होता है। बाकी ये टॉपिक है बहुत बड़ा।
मतलब प्रिंटर के अंदर है ना इतने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि मतलब लिमिट ही नहीं है। आप अलग अलग तरीके से पूछ सकते हो प्रिंटर के क्वेश्चन, क्योंकि प्रिंटर में वेरिएशन ही बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत तरीके के प्रिंटर्स होते हैं, है ना। तो इसलिए प्रिंटर्स के क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि केवल प्रिंटर ही एक आउटपुट डिवाइस है, इसके अलावा और भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, और अगर आप इस कंप्यूटर में कोई डाटा दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो डेटा इसको देंगे वो डाटा किसी ना किसी इनपुट डिवाइस से ही दिया जा रहा होगा, है या नहीं। यानी कि कोई ना कोई आगत युक्ति का इस्तेमाल आप कर रहे होंगे जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को डाटा देंगे, ठीक है जी। अब जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह इनपुट डिवाइस होती है, फिर कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग होती है, यानी कि निष्पादन क्रिया। और फिर फाइनली कंप्यूटर क्या करता है कि एक इंफॉर्मेशन बना के देगा आपको। इंफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं सूचना, बना के देगा आपको, और ये आपको किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस पर ही देखने को मिलेगी। बात समझ में आई या नहीं। यहाँ पर हिंदी में डाटा को डाटा ही लिखा जाता है, इंग्लिश में जनरली डेटा कहते हैं, हिंदी में डाटा कहते हैं। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया एक बात तो, कि अगर हम अपने कंप्यूटर को कोई डेटा दे रहे हैं तो कंप्यूटर उसको क्या बना देता है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना बना देता है। अगर हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं तो किसके थ्रू देंगे, इनपुट डिवाइस के थ्रू, और वो हमें कहां पर दिखाई देगा, आउटपुट डिवाइस पर दिखाई देगा, जिसको निर्गत युक्तियां कहा जाता है। ये बात क्लियर। एक पेपर हुआ था कुछ समय पहले, वहां पर सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज आउटपुट, यानी आउटपुट क्या होता है। तो जो सही ऑप्शन था वहां लिखा हुआ था वो चीज जो यूजर को प्राप्त होती है, बस इतना लिखा था। तो ये सही बात है या नहीं, क्या ये आंसर सही है, हाँ सही है। भाई आउटपुट है ना जो यूजर को प्राप्त होता है उसी को तो कहते हैं, बट किसके थ्रू, आउटपुट डिवाइस के थ्रू। जैसे मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहा हूं, ये चीज जो मैं काम कर रहा हूं वो मुझे कैसे दिखाई देगी, मॉनिटर स्क्रीन के द्वारा। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गई, और मॉनिटर स्क्रीन पे जो मुझे दिखाई दे रहा है उसे आउटपुट कहेंगे। मान लीजिए अगर मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, किसी फाइल को बना रहा हूं, और उसका मुझे हार्ड कॉपी यानी कि मुझे उसका प्रिंट आउट चाहिए कागज पे, तो मैं प्रिंटर के थ्रू है ना हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट निकाल लूंगा, है नहीं। तो प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस हो गया, और जो उसके अंदर से कागज निकल के आया है वो आउटपुट हो गया जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट इज आउटपुट, यानी कि वो चीज जो यूजर को प्राप्त होती है। बट इसको एक लेवल ऊपर लेके जाएं तो ये पूछा जा सकता है कि आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो आपको मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं और कंप्यूटर हमें सूचना बनाकर देता है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस में ना टोटल मिला के 4 आउटपुट डिवाइसेस का जिक्र होता है यहाँ पर, जिनमें से केवल 2 के ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला नाम तो आता है बेटा मॉनिटर, ठीक है। दूसरा नाम आता है दैट इज प्रिंटर, तीसरा नाम आता है बेटा स्पीकर, और चौथा नाम आता है प्रोजेक्टर। मेरे को ना इतने टाइम का एक्सपीरियंस हो गया पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को देखते हुए, मैंने ना बहुत रेयर से भी रेयरली कभी कोई क्वेश्चन देखा हो जो स्पीकर या प्रोजेक्टर से पूछा गया हो। नहीं तो जब भी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है या तो मॉनिटर से पूछते हैं या प्रिंटर से पूछते हैं। उसमें भी ये समझ लीजिए कि ज्यादातर चांस होता है कि क्वेश्चन प्रिंटर से ही पूछा जाएगा। समझ में आ गई बात। तो देखिए इन सभी को हिंदी में भी यही नाम दिया जाता है, मॉनिटर को हिंदी में मॉनिटर ही कहेंगे, प्रिंटर को हिंदी में प्रिंटर ही कहेंगे, स्पीकर को हिंदी में स्पीकर ही कहा जाएगा, और प्रोजेक्टर को भी हिंदी में प्रोजेक्टर ही कहा जाता है। इनके कोई हिंदी नाम नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। अब बात ये आती है, एक एक करके यहां से लेते हैं। प्रोजेक्टर क्या चीज होती है। देखो आपने सिनेमा हॉल में मूवी देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर की तरफ से ना जहां बैठे होते हैं वहां ऊपर की तरफ देखना, एक किसी होल या छेद में होकर लाइट आ रही होगी और जो पर्दे पे पड़ती है, तब जाके सिनेमा हॉल में हम मूवी देख पाते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल में पूरा अंधेरा कर दिया जाता है, फिर वो लाइट आती है जो पर्दे पे पड़ती है। तो जिस मशीन के थ्रू वो लाइट है ना पर्दे पे डाली जा रही होती है उसी को प्रोजेक्टर कहते हैं। कई बार आपने कोई मूवी या फिल्म में पिक्चर में देखा होगा कि है ना कोई सीन चल रहा होता है जिसमें क्या दिखाते हैं कि टेबल पर एक डिवाइस रखी हुई है जिसमें से लाइट पड़ रही है दीवार पर या किसी पर्दे पर, और वहां एक डिस्कशन चल रहा होगा कि देखो जी इसकी तस्वीर आराम से देखिए, ये एक आतंकवादी है और ये है वो है, इस तरीके का दिखाया जाता है। तो एक डिवाइस रखी रहती है टेबल पर,
तो उसको भी प्रोजेक्टर कहते हैं, जिससे लाइट निकलेगी और सामने दीवार पे भी देख सकते हो अगर व्हाइट कलर की है, या फिर व्हाइट कलर का कोई पर्दा लगाकर भी आप चीजों को देख सकते हैं। तो प्रोजेक्टर बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका एग्जाम्पल हमने कई जगह देखा है। स्पीकर हर जगह जहां पर आवाज सुनने के लिए आपको कोई ऑप्शन दे रखा है, वो स्पीकर ही होगा वहां पर। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि हेडफोन जो आप यूज करते हैं गाने सुनने के लिए, उसमें क्या लगा हुआ है, कहां से आवाज आ रही है, तो स्पीकर से आ रही है। आपके लैपटॉप में भी आवाज अगर निकल रही है तो कहां से निकल रही है, स्पीकर से निकल रही है। अगर आपके पास कोई म्यूजिक सिस्टम है तो उसमें भी स्पीकर लगे हुए हैं। अगर आपके पास कोई एलईडी टीवी है तो उसमें भी नीचे कहीं ना कहीं स्पीकर लगे होंगे जिनसे आवाज आएगी। आपके पास अगर कार है तो कार में भी है ना म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पीकर लगे होंगे। यानी कि हर वो जगह जहां से आपको आवाज सुनाई दे रही है वहां पर स्पीकर लगा रखा होगा। ठीक है, अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हेडफोन कौन सी डिवाइस है, हेडफोन कौन सी डिवाइस है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हेडफोन समझ गया ना, आवाज सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए लोग अपने ऐसे हेड पे लगा लेते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूं। हेडफोन कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन भी दे देता हूं, चलो। हेडफोन एक इनपुट डिवाइस है, या हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है, या फिर हेडफोन इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस है। क्या लगता है आपको, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, कुछ बच्चों ने ना इनपुट डिवाइस आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने आउटपुट डिवाइस दिया है, और कुछ ने इनपुट आउटपुट बोथ दोनों दिया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक्चुअली हेडफोन की अगर हम बात करेंगे तो वो एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने अभी अभी आपको बोला कि हेडफोन में, हेडफोन से आवाज आ रही होती है ना, तो इसका मतलब हेडफोन में स्पीकर ही तो लगे होंगे, और स्पीकर से आवाज निकल रही होगी, आपके कान में जा रही है ना। तो हेडफोन एक स्पीकर वाली डिवाइस है जिसके थ्रू हमें आवाज सुनाई जाती है, इसीलिए वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। अब सुनिए, जिन लोगों ने ये लिखा है कि सर हेडफोन इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस है, पता है उन्होंने क्यों लिख दिया? क्योंकि उनके हेडफोन में एक माइक भी दे रखा है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, और ये हमें पता भी होना चाहिए कि माइक है ना एक इनपुट डिवाइस होती है। तो जिन लोगों के हेडफोन में माइक दे रखा है, या फिर एक एग्जांपल और भी हो सकता है, जो आप कान में ईयरफोन लगाते हैं, अब तो खैर वो आ गए हैं ईयरबड जिन्हें कहा जाता है, वायरलेस कनेक्ट हो जाते हैं मोबाइल से, वो तो केवल कान में ही लगे रहते हैं। पहले, इससे पहले क्या चलता था, वो केबल ईयरफोन या हैंड फ्री जिसे कहा जाता है, कान में लगाया और केबल को आप मोबाइल में लगा लेते थे, है ना। तो दोनों ही केसेस में है ना ये हो सकता है, हेडफोन में भी और ईयरफोन में भी, कि आपको माइक भी दे रखा हो। वरना तो हेडफोन और ईयरफोन या हैंड फ्री जिसे कहा जाता है, दोनों में स्पीकर लगे होते हैं जिनसे आप कान में लगाकर आवाज सुन सकते हो, है ना। बट अगर माइक दे रखा है तब वो इनपुट आउटपुट बोथ का एग्जाम्पल होगा। बट आपको ये कहना पड़ेगा, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, हेडफोन विद माइक। जब तक ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हेडफोन विद माइक, आप समझ में आ रहे हैं, तब तक आप इनपुट आउटपुट वाले ऑप्शन पर टिक नहीं कर सकते। अगर लिखा हुआ आ रहा है कि हेडफोन विद माइक, तब आप है ना यहाँ पर टिक करेंगे कि ये एक इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस है, क्योंकि हेडफोन में स्पीकर लगे हुए हैं, वो आउटपुट हो गया, और माइक एक इनपुट डिवाइस होती है। ये उसी तरीके से हो गया ना, जो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में है ना एक प्रिंटर आया है, और प्रिंटर होती है एक आउटपुट डिवाइस, है ना। बट आपने ये भी नोटिस किया कि उस प्रिंटर के ऊपर एक स्कैनर भी लगा हुआ है, और स्कैनर होती है एक इनपुट डिवाइस। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैनर या स्कैनिंग डिवाइस हो, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो आप अगर कोई प्रिंटर खरीद के लेके आए हैं जिसमें प्रिंटर है और ऊपर स्कैनर भी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं उसे, तब आप बोलिए कि मेरे पास एक इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइस है। बट आप अपने दोस्त के घर जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं एक प्रिंटर खरीद के लेके आया हूं, आप ना तो दोस्त को प्रिंटर को दिखा रहे हो, ना ये बता रहे हो उसे कि मेरे प्रिंटर में ऊपर स्कैनर भी लगा हुआ है। आप बस ये कह रहे हैं दोस्त से कि भाई कल मैं ना एक प्रिंटर खरीद के लेके आया था। तो दोस्त बस यही कहेगा कि आप एक आउटपुट डिवाइस खरीद के लेके आए हो, क्योंकि प्रिंटर कहने का मतलब ही है कि आउटपुट डिवाइस। अब वो एक अलग बात है कि उस प्रिंटर में स्कैनर भी लगा दिया गया हो, तब वो इनपुट आउटपुट बोथ कहलाएगा। समझ में आई बात या नहीं? यानी कि अगर कोई इनपुट डिवाइस लगी हुई है तो उसका नाम हमें मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके जो मूल नाम होते हैं,
जो उनके प्रिंसिपल नाम है उन्हीं के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। इसीलिए है ना यहाँ पर हेडफोन केवल मैंने पूछा था कि कौन सी डिवाइस है, तो जिन बच्चों ने कहा केवल आउटपुट डिवाइस है वही सही आंसर था। इनपुट आउटपुट बोथ कहने वाले बच्चों का आंसर गलत है। समझ में आ गया? चलिए, तो फाइनली है ना, स्पीकर आपको जहां कहीं भी लगा हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि एक आउटपुट डिवाइस आप यूज कर रहे हैं आवाज सुनने के लिए। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर में बहुत सारे वेरिएशन है। प्रिंटर में है ना, आपने लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, 3D प्रिंटर, पेन बेस्ड प्लॉटर, है ना, और यूवी प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सब नाम आपने सुने होंगे। ये सब नाम प्रिंटर्स के ही नाम है। तो बेसिकली प्रिंटर की भी है ना अपनी कैटेगरी बनाई हुई है, जो मैं आपको जब प्रिंटर पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। फिलहाल बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं। और फिर है चौथा ऑप्शन, दैट इज मॉनिटर। तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है ना। अगर आप कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे हैं उसे देखना चाहते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पे ही देखेंगे। तो मॉनिटर कह दो, डिस्प्ले कह दो, या वीडीयू कह दो, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है जी, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। बाकी आपको पता ही है, अगर आपका नोट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आपको मैंने क्लास के शुरुआत में अपने टेलीग्राम चैनल की जानकारी दी थी। वहां पर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से कंप्लीट क्लास पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। पर ध्यान रखना बेटा, उन पीडीएफ फाइल को पढ़ने का फायदा तब 100% ज्यादा मिलेगा जब आपने कम से कम क्लास को एक बार सुन और देख रखा हो। ठीक है जी, चलो, तो अब एक एक करके है ना आगे बढ़ते हैं और इन सभी डिवाइसेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ना हेडिंग डालेंगे हम मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर के बारे में देखते हैं। मैंने अभी आपसे बोला कि मॉनिटर के है ना दो और नाम भी हो सकते हैं। वो क्या नाम है? जैसे मॉनिटर को है ना दूसरे शब्दों में या दूसरे नाम से डिस्प्ले भी कहा जा सकता है। ठीक है, और तीसरा नाम इसे दिया जा सकता है, दैट इज वीडीयू। कई बार वीडीयू की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी इसको बोला जाता है। अब देखिए, आप बोलेंगे सर मॉनिटर में हमें क्या समझना है, क्या पढ़ना है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, मॉनिटर का जो एक मूल सिद्धांत है, जिसके ऊपर पूरा मॉनिटर का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, उसे हम यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे, और वो है दैट इज रिफ्रेश रेट। नोट कीजिए, रिफ्रेश रेट। अभी कुछ समय पहले ना पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का एक पेपर हुआ था, जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा शब्द है ना मॉनिटर से संबंधित होता है? रिफ्रेश। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का एक कुछ दिनों पहले एक एग्जाम हुआ था, जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा वो शब्द है या कौन सा ऑप्शन है जो मॉनिटर से संबंधित होता है। तो ऑप्शन में लिखा था रिफ्रेश रेट, और यही सही आंसर था। बट ये रिफ्रेश रेट होता क्या है? ठीक है, ये समझते हैं। पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि रिफ्रेश रेट शब्द का और भी कोई नाम होता है। हाँ, इसे वर्चुअल स्कैन रेट के नाम से भी बोला जाता है। आप इसे वर्चुअल स्कैन रेट कह सकते हैं, या फिर एक नाम और भी दे सकते हैं, दैट इज वर्टिकल रिफ्रेश रेट। वर्टिकल रिफ्रेश रेट कह दो, या वर्चुअल स्कैन रेट कह दो, या केवल रिफ्रेश रेट कह दो, तीनों का मतलब सेम ही होता है। बट ये होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैसे दिखाई देगा? तो लिखिए यहां पर, अगर आपके सामने है ना कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज 60, या फिर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है दैट इज 50 FPS और एट द रेट 90 HZ, या फिर यहां लिखा हुआ आ रहा है 60 FPS एट द रेट 120 HZ। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये रिफ्रेश रेट के ही उदाहरण या एग्जाम्पल होते हैं, है ना। यानी अगर ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए पूरा आपके सामने, तो इसका मीनिंग होता है रिफ्रेश रेट। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल ले लो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 50, इसके बाद लिखा हुआ है बेटा FPS, इसके बाद लिखा हुआ है एट द रेट, और इसके बाद लिखा हुआ है 90, और इसके बाद लिखा हुआ है हर्ट्ज। ये लिखा हुआ है, जिसमें 50 और 90 ये दोनों तो नंबर हैं। नंबर तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। मेन मुद्दे की बात है ये क्या चीज है? दैट इज FPS। FPS का फुल फॉर्म होता है बेटा फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम पर सेकंड।
फ्रेम शब्द का मीनिंग क्या है? फ्रेम शब्द का मीनिंग होता है इमेज से। इमेज कह दो, फोटो कह दो या चित्र कह दो, एक ही बात है। ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमें ये समझ में आया कि फ्रेम पर सेकंड यानी इमेज पर सेकंड, और कितनी है? 50, यानी 50 इमेज पर सेकंड। क्या मतलब है इसका? एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आप अपने मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ भी देख रहे होते हैं ना, कुछ भी देख रहे हैं आप, वहां पर आपको है ना चीजें और बेहतर दिखाने के लिए बहुत ज्यादा फ्रेम्स दिखाए जाते हैं हर सेकंड के अनुसार या हर सेकंड के बेस पर। मतलब कहने का मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो, अगर आप अपने मोबाइल फोन में या अपने कंप्यूटर पर मेरी क्लास अगर देख रहे हैं, तो ये क्लास आपको जो दिखाई जा रही है वो इसी रिफ्रेश रेट पर दिखाई जा रही है, 50 FPS एट द रेट 90 हर्ट्ज पर। मतलब मेरा कैमरा जो मेरे सामने लगा हुआ है, जो मुझे फिल्मा रहा है इस समय, उसका रिफ्रेश रेट तो यही सेट कर रखा है हमने। वो एक अलग बात है कि आप जब हमारी क्लास को देखते हैं तो इसकी क्वालिटी को कम ज्यादा करके भी देख सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि आप जिस मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में देख रहे हैं वहां इतना रिफ्रेश रेट सपोर्ट ना करता हो, वो एक अलग बात है। मैं एक स्टैंडर्ड बात बता दे रहा हूँ कि मेरा जो कैमरा मेरी जो वीडियो बना रहा है ना, जो मुझे फिल्मा रहा है, वो इसी रिफ्रेश रेट से फिल्मा रहा है। क्या मतलब है इसका? समझाता हूँ। इसका मीनिंग यह है बेटा कि हमारे सामने जो लगा हुआ कैमरा है ना, वो हर एक सेकंड में मेरी 50 फोटोग्राफ खींच रहा है। आप बोलेंगे सर 50 फोटोग्राफ खींच रहा है या वीडियो बना रहा है आपकी? तो बेटा इसका सही आंसर है फोटोग्राफ खींच रहा है। आप बोलेंगे सर आप तो हमें वीडियो की फॉर्म में दिख रहे हो, चलते फिरते घूमते हुए दिखाई दे रहे हो, आप कह रहे हो फोटो खींच रहा है। बेटा बात यह है कि कैमरा हमेशा फोटो ही खींचता है, चाहे फोटो के केस में चाहे वीडियो के केस में। फोटो के केस में केवल सिंगल फोटो खींचती है जो स्टैटिक रूप में रहेगी, और वीडियो के केस में ना बहुत सारी फोटो खींची जाती है जिनको बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने दिखाया जाता है, तब आपको मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन, किसी बस स्टैंड या फिर किसी टॉय वाली शॉप पर चले जाएं, यानी कि खिलौने वाली दुकान पर, तो वहां आपको एक खिलौना देखने को मिलेगा, है ना, और वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। कौन सा खिलौना? खिलौने वाला क्या करता है, उसके पास एक किताब होगी, उस किताब में मान लीजिए 50 पेज है, और उन 50 पेज पर स्पाइडरमैन की फोटो बनी होती है जिसमें हल्के हल्के चेंजेस होते हैं, हल्के हल्के। जैसे स्पाइडरमैन ऐसे अपना जाल छोड़ रहा है, ठीक है, तो एक फोटो में हाथ यहां पर होगा, फिर एक फोटो में हाथ यहां होगा, एक फोटो में हाथ यहां होगा, एक फोटो में हाथ यहां होगा, यहां से जाल निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से टोटल 50 फोटो हैं। तो वो क्या करता है खिलौने वाला, बच्चे के सामने उस किताब के 50 पेजेस को जल्दी से, यानी मैं समझ रहा हूँ 1 सेकंड में ही है ना, उन 50 पेज को ना पलट के दिखा देता है, मतलब ऐसे करके दिखा देगा। मतलब बच्चे की नजरें है ना उस किताब के अंदर होगी, उस किताब की तरफ या बुकलेट की तरफ, और वो सारे पेज दिखा देगा। तो उस पेजेस में अंदर बने हुए स्पाइडरमैन के जो फोटोग्राफ हैं और उनमें जो चेंजेस हैं, वो इतनी जल्दी जल्दी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं कि लगता है कि किताब के अंदर स्पाइडरमैन चल रहा है। ऐसा लग रहा है किताब में ऐसे है ना, स्पाइडरमैन अपने हाथ से धागा वो जाल छोड़ रहा है। तो ये एक इल्यूजन ही तो हो गया, एक भ्रम ही तो हो गया हमारी आंखों के सामने। क्या उस बुकलेट में वाकई में स्पाइडरमैन मूव कर रहा है? नहीं, वो फोटोग्राफ हैं जिनको इतनी जल्दी जल्दी हमारी आंखों के सामने से निकाला गया है 1 सेकंड में, कि हमें लगा कि उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, उसके अंदर कोई चीज चल रही है। सेम होता है वीडियो में। वीडियो में क्या हो रहा है, जैसे अगर हमारा 50 FPS का रिफ्रेश रेट है, तो हर एक सेकंड में हमारे सामने 50 फोटोग्राफ जिनमें मूवमेंट्स आए होंगे वो दिखाए जा रहे होते हैं, तब जाके हमें मूवमेंट दिख रहे हैं। जैसे मान के चलो मेरा ये हाथ है, यहां से लेकर यहां तक हाथ को जाने में 50 फोटो खींच लिए। अब इन 50 फोटो को 1 सेकंड में आपके सामने कोई दिखाए तो आपको ऐसा लगेगा कि हाथ मूव कर रहा है जल्दी जल्दी, जबकि वो फोटोग्राफ्स हैं जो आप देख रहे हैं। अब समझ में आ गई बात? ठीक है, आई होप सो है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है ना, अब इस इमेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जिससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुनना जरा ध्यान से। ये मान लीजिए हमारी कोई इमेज है, कोई भी फोटो, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि हर एक इमेज को बनाने के पीछे है ना कॉलम्स और रोज का हाथ होता है, यानी कि स्तंभ और पंक्तियों का। जैसे मान लो ये कोई फोटो है, तो इसको बनाने में पहले कॉलम बने होंगे फिर रो बनी होंगी। तो ये जो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से डब्बे डब्बे से आपको जो बने हुए दिखाई दे हैं, इन डब्बों को क्या कहते हैं? तो बेटा इन डब्बों को पिक्सल के नाम से बोला जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पिक्सल कहते हैं। अब बात ये आती है सर पिक्सल को कैसे समझें कंप्यूटर की भाषा में? तो इसे हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ इमेज। एक आंसर आता है इसका, स्मॉलेस्ट
एलिमेंट ऑफ इमेज, हिंदी में कहा जाएगा किसी इमेज का या किसी चित्र का सबसे छोटा तत्व, किसी चित्र का सबसे छोटा तत्व क्या कहलाता है? इसी को हम पिक्सल के नाम से बोल देते हैं, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा ठीक हो गया। बट कंप्यूटर की भाषा में ना पिक्सल को एक और नाम से बोला जाता है और वो है डॉट, डॉट के नाम से ये भी बोल देते हैं। तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि कंप्यूटर में डॉट किसे कहा जाता है, तो वो भी पिक्सल को है कहा जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ इमेज किसे कहते हैं, तो वो भी पिक्सल को ही कहा जाता है। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारी जितनी भी फोटोग्राफ बनती हैं मतलब कैमरे के द्वारा, है ना, उन सभी में पिक्सल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। अभी पिक्सल से जुड़ी हुई कुछ और बातें मेरे को बतानी है, पहले नोट कर लो आप। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे को बोर्ड थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आई होप सो कि यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो ये सब पॉइंट्स है ना, आप नोट करना चाहे नोट कर लेना, वरना तो आपको बताइए कंप्लीट क्लास पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो फाइनली है ना, हमें ये समझ में आ गया कि एफपीएस में एफ का मतलब क्या होता है, फ्रेम, और फ्रेम का मतलब कुछ और नहीं, इमेज को ही कहा जाता है ना। अब देखो अगला एक पॉइंट आप यहां पर ये लिखिए, दैट इज क्वालिटी ऑफ इमेज, क्वालिटी ऑफ इमेज। फिर मैं आगे है ना आपको हर्ट्ज का केस भी बताऊंगा, पहले ये लिख लो। क्वालिटी ऑफ इमेज का मतलब क्या है? इमेज की गुणवत्ता। अब ये बताइए कि हर एक फोटोग्राफ जो आपको दिखाई देती है या हर एक वीडियो आपको दिखाई देती है, उसकी क्वालिटी सेम ही रहती है? नहीं, कुछ वीडियो या फोटोग्राफ बहुत क्लियर होती हैं, कुछ फोटोग्राफ या वीडियो बहुत डल टाइप की होती हैं। तो बेसिकली इमेज की जो क्वालिटी है ना, वो कैसे मेजर करते हैं, कैसे पता लगाते हैं इस चीज का? तो इसके लिए ना एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ इमेज। इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, ठीक है, इमेज का रेजोल्यूशन, ऐसे ही नोट कर लेना इसको। और ये ध्यान रखना कि जब आपसे पूछा जाए कि रेजोल्यूशन ऑफ इमेज किस में काउंट किया जाता है या रेजोल्यूशन ऑफ इमेज किस में मेजर किया जाता है, तो आंसर है इसका पिक्सल्स में, पिक्सल्स में। मतलब किसी भी इमेज की गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी उस नंबर ऑफ पिक्सल से पता चलती है कि उसमें पिक्सल कितने हैं। जैसे सपोज दैट, ध्यान से सुनना, अगर आपके सामने ना कोई इमेज है इतनी बड़ी, है ना, और ऐसी ही कोई दूसरी इमेज है सेम इतनी बड़ी, सेम साइज की, सही है जी। अब अगर मान लो मैं यहां पर इस इमेज के अंदर तीन मतलब चार कॉलम बनाता हूं और चार ही रो बना देता हूं, तो टोटल मिला के यहां पर पिक्सल की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल मिला के यहां पर 16 पिक्सल्स हैं। अब इसी इतने ही बड़े साइज की किसी फोटो में मैं कॉलम की संख्या अब ज्यादा करने जा रहा हूं, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, और रो की संख्या भी ज्यादा कर लेते हैं, 2 3 4 5, 5 30, यानी कि टोटल मिला के यहां पर पिक्सल की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो अगर आप है ना इस 30 पिक्सल वाली इमेज को देखेंगे ना, फोटोग्राफ को देखेंगे या वीडियो को देखेंगे, इसमें है ना आपको क्वालिटी और ज्यादा बेहतर दिखाई देगी, क्लियरिटी के साथ चीजें दिखाई देंगी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि जो पिक्सल्स है ना, इनके अंदर बेसिकली कलर भरा होता है, रंग दिखाया जाता है आपको। आप ये बात तो मानेंगे ना कि आज के समय जो भी आप चीजें देख रहे हैं सब कलरफुल होती हैं। आजकल ब्लैक एंड व्हाइट का तो जमाना ही खत्म हो गया। आप चाहे मोबाइल ले लो, चाहे कंप्यूटर ले लो, चाहे टैबलेट ले लो, चाहे टीवी ले लो, हर जगह आपको कलरफुल चीजें ही दिखाई देंगी। तो इन पिक्सल के अंदर बेसिकली आपको कलर्स दिखाए जाते हैं, रंग दिखाए जाते हैं, और रंग जितने छोटे एरिया में भरा होगा वो उतना ही ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। इस बात को आप ऐसे समझ लो कि किसी पानी में, आपके पास कोई वाटर पानी है और उसमें आपने एक कलर डाल दिया, तो वो लिक्विड कलर बन जाएगा। अब उस लिक्विड कलर की है ना एक बूंद लेकर आप कागज पर ऐसे डालने की कोशिश करना, टपका देना, और कागज पर उस पानी को रोकने का कोई साधन नहीं है, मतलब जैसे ही टपक जाए, अगर वो फैल रहा है तो फैलने देना। तो थोड़ी बहुत देर में आप ये नोटिस करेंगे कि कागज पर जो लिक्विड वाटर की, लिक्विड कलर की आपने ड्रॉपलेट डाली है, वो वहां पर फैल गई होगी
और धीरे धीरे वो कलर जैसे ही कागज पे टपका होगा तब तो बहुत चमकदार दिखाई दे रहा था, और धीरे 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 वो जैसे ही कलर फैल रहा होगा कागज के ऊपर, वो ब्लर होता जाएगा, हल्का दिखाई देगा आपको। समझे या नहीं? तो जहां तक है ना वो कलर फैल जाए, बस उसको एक डब्बे में बना देना, उसके ऊपर एक डब्बा खींच देना। मान लीजिए कि ये एक पिक्सल है जिसका साइज बड़ा है, तो आपको वो कलर कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा, मतलब कलर दिख रहा है वहां पर ब्लर, हाँ, हल्का हल्का भद्दा टाइप का दिख रहा है ना? अब एक काम करते हैं, हम कागज के ऊपर है ना कुछ ऐसा एरिया बनाते हैं जिसकी वजह से वो कलर है ना फैले ना कागज पर। तो हमने कुछ ऐसा कोई ऐसा मेथड ले लिया कि कागज के ऊपर जब मैं कलर को टपकाऊंगा तो वो फैले ना, बस। ठीक। अब मैंने क्या किया, लिक्विड वाटर में जो लिक्विड कलर है उसकी एक ड्रॉपलेट ली और उस कागज पर टपका दी। अब कलर जैसे ही टपका होगा कागज पे, वो फैल ही नहीं पा रहा क्योंकि मैंने उसको रोक दिया वहां पर। तो मैंने जिस ब्लॉक के अंदर उस कलर को रोक दिया ना, उसे पिक्सल कह दीजिए। और वहां पर जो कलर आपको रंग के साथ दिखाई दे रहा है, जिस ब्राइटनेस के साथ दिखाई दे रहा है, वही ब्राइटनेस आपको दिखती रहेगी जब तक वहां पर कलर मौजूद है या नहीं? बताओ, समझ में आई या नहीं? तो बेसिकली हमने ये देखा कि अगर एक साइज, छोटा साइज, और वहां पर कलर डाला जा रहा है, ठीक है ना, और वो साइज छोटा है, तो कलर आपको ब्राइटनेस के साथ, बहुत चमक के साथ दिखाई देगा। बट अगर कोई कलर आपको दिखाई जा रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में जिसका साइज बड़ा है, तो वहां पर कलर फैल जाता है, और जहां कलर फैल जाएगा वहां पर आपको चीजें दिखाई सही नहीं देंगी, ब्लर दिखाई देंगी, भद्दी टाइप के दिखाई देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि शुरुआत की जो टेक्नोलॉजी थी मॉनिटर्स वगैरह में, उसमें क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, और धीरे 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 टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। तो आज के समय के जो मॉनिटर्स हैं, डिस्प्लेज हैं, टीवी हैं, इनमें क्लैरिटी देखो कितनी भयंकर आती है। हर एक एक पॉइंट, एक एक चीज क्लियर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पिक्सल का साइज छोटे से छोटा करते चले जा रहे हैं, छोटे से छोटा पिक्सल बनाते जा रहे हैं, और उसमें जब कलर दिखाया जाएगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और ही ध्यान रखना है आपको, कि मैंने ये बोला आपसे कि अगर कभी भी किसी इमेज की क्वालिटी की बात होगी, गुणवत्ता की बात होगी, जिसको रेजोल्यूशन ऑफ इमेज भी कह देते हैं, वो पिक्सल में काउंट होता है ना? तो आपको है ना, अगर कहीं रेजोल्यूशन ऑफ इमेज लिखा हुआ दिखाई दे तो ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा होगा 1920 गुणा 1080, और इसके आगे लिखा होगा बेटा पिक्सल। आपने लिखा हुआ देखा है कहीं ऐसा 1920 गुणा 1080 पिक्सल्स? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना बेटा कि जब भी रेजोल्यूशन ऑफ इमेज पूछा जाए तो वो पिक्सल्स में ही काउंट होता है। ठीक। और ये जो आगे नंबर, मतलब लिखा ऐसे ही जाता है पूरा का पूरा, और ये जो नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि जो इमेज आपके सामने दिखाई जाएगी फोटो, उसमें ये जो पहला वाला नंबर है ये होता है कॉलम की संख्या, और जो पीछे वाला नंबर है वो होती है रो की संख्या, यानी पंक्ति की संख्या। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो मॉनिटर्स होते हैं, डिस्प्ले या टीवी जो भी होते हैं हमारे पास, उनमें ना चौड़ाई ज्यादा होती है, चौड़े ज्यादा होते हैं, ऊंचे कम होते हैं। तो अगर कोई चीज चौड़ी है तो उसमें कॉलम बनाए जाए तो कॉलम की संख्या ज्यादा होगी ना, और ऊंचाई अगर कम है और रो बनाई जाए यानी पंक्तियां, तो पंक्तियां कम बनेंगी। तो अगर कोई मॉनिटर स्क्रीन आप ऐसे देख रहे हैं तो उसमें कॉलम की संख्या ज्यादा होंगी और रो यानी पंक्तियों की संख्या कम होंगी, है नहीं? तो ये नंबर बेसिकली कॉलम और रो के नंबर्स होते हैं। अगर आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लें तो पता है क्या काउंट हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। अगर किसी रेजोल्यूशन ऑफ इमेज आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लें तो आप किसी भी इमेज के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स की संख्या बता सकते हैं कि उसमें कितने पिक्सल्स होंगे। ठीक है जी। और ये ध्यान रखना कि ये पिक्सल की संख्या जितनी ज्यादा आएगी, इमेज की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा बेहतर होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब एक पॉइंट और लिखेंगे हम यहां पर। हमने ना कई बार ऐसा लिखा हुआ देखा है, जैसे 144p ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, या 240p लिखा हुआ देखा होगा, या 360p लिखा हुआ देखा होगा, या 480p लिखा हुआ देखा होगा, और या लिखा हुआ देखा होगा 640p, है या नहीं? तो ये सारे नंबर्स अगर आपको कहीं पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं तो बेटा इनको बोला जाता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इनको बोलते हैं सबको एसडी। एसडी का यहां पर मतलब होता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। नोट कर लेना, कभी अगर मान लो पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि एसडी शब्द मॉनिटर के केस में इसका मीनिंग क्या होता है, तो बेटा इसका आंसर है
दैट इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन। और अगर आपके सामने कभी लिखा हो HD, तो इसका मतलब होता है बेटा हाई डेफिनेशन। ये तो पता ही होगा सभी लोगों को, क्योंकि आज के समय पर है ना जितने भी फोटो वीडियो होते हैं सब HD फॉर्मेट में होते हैं, है ना। और HD फॉर्मेट के लिए ये नंबर्स होते हैं, जैसे 720p, 1080p और एंड सो ऑन आगे भी होते हैं। मतलब 720p वाले नंबर से शुरू होके आगे जितने भी नंबर जा रहे होंगे वो सब हाई डेफिनेशन कहलाते हैं, HD कहलाते हैं। और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है और ज्यादा है ना क्वालिटी को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है। अब मेरा आप सभी लोगों से क्वेश्चन है, जिसको भी पता हो वो आंसर बताइएगा। अगर आप है ना इस तरीके के कोई नंबर्स देख रहे हैं तो पहली बात तो कहाँ देखते हो, इसका कोई रियल एग्जांपल है आपके सामने? हाँ, आप हमारी क्लासेस को देखने के समय पे भी तो ये चीज देखते हो। जब आप हमारी क्लासेस को लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होते हैं तो आपके ऊपर होता है कि किस रेजोल्यूशन में हम आपको हमारी क्लासेस देखनी है। अगर आपके पास इंटरनेट डाटा कम है तो रेजोल्यूशन कम करके देख लेते हो, HD की जगह SD में देख लेते हो। और अगर आपके पास इंटरनेट प्रॉपर है, वाईफाई वगैरह लगा हुआ है आपके घर में या आपके पास, तो आप हमारी क्लासेस को फिर HD फॉर्मेट में देखते हो इनमें, है ना। तो एक रियल एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया। अब जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी क्वालिटी को कम ज्यादा करके देख रहे हैं तो ये नंबर्स आपको दिखेंगे। इन नंबर्स में जो P लिखा हुआ है, इस P का मतलब क्या होगा? जैसे यहां पर 144p लिखा हुआ है तो इस P का मतलब क्या होगा? 240p लिखा हुआ है तो P का मतलब क्या है? 720p लिखा है तो P का मतलब क्या है? तो बेटा आप ये नोट कर लीजिए, ये बात यहां पर, यहां लिख देता हूं। इसको नोट कर लीजिए कि अगर कभी भी खाली P लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है तो इसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव। कोई हिंदी नाम नहीं होता, प्रोग्रेसिव शब्द होता है। ज्यादातर लोग है ना इसको पिक्सल समझ लेते हैं कि ये पिक्सल होगा, नहीं। बट ये ध्यान रखना कि पिक्सल नाम का जो ये शब्द है ये कभी भी शॉर्ट में P नहीं लिखा जाता, हमेशा पिक्सल को पिक्सल ही लिखेंगे। ठीक है। तो ये P का मतलब प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ। प्रोग्रेसिव शब्द का मतलब तरक्की। तो जैसे ऐसा ना मॉनिटर स्क्रीन के केस में हमने तरक्की की है, जैसे हम 144p से 240p पे पहुंचे, फिर ऐसे करके 720p पर पहुंचे, फिर 1080p पर पहुंचे। तो फिर जो कंप्यूटर के या इस फील्ड के जो एक तरीके से साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने बोला कि हम ये दिखाएंगे कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। तो उन्होंने फिर P लेटर को जोड़ना शुरू किया इनके साथ, और P का मतलब बोला कि इसे प्रोग्रेसिव कहा जाएगा। ठीक है जी। अब आपके दिमाग में एक लास्ट क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर अगर रेजोल्यूशन ऑफ इमेज की बात चल रही है तो उसको ऐसा पूरा लिखा जाता है। हाँ जी ठीक है। तो इनका क्या मतलब है? ये तो सिंगल सिंगल नंबर है, इनका क्या मतलब है सिंगल सिंगल नंबर्स का? तो बेटा मैं आपको बता दूं एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैं आगे एक और पॉइंट लेके चलता हूं आपको, या चलो ऐसे देख लो, इसको ऐसे रहने दो। जैसे उदाहरण के लिए ना मैं यहाँ पर है ना एक नंबर ले लेता हूं, जैसे यही ले लो 720p वाला। ठीक है, यहां लिख देता हूं ऊपर। एक्चुअली 720p का मतलब ये होता है कि 1280 गुणा 720p, मतलब पिक्सल, ये मतलब है इसका। आप समझे या नहीं? अगर मान लो आप हमारी कोई क्लास देख रहे हैं और आपने क्वालिटी रेजोल्यूशन को 720p पर चेंज कर लिया है तो इसका मतलब है कि आप 1280 गुणा 720 पिक्सल वाली रेजोल्यूशन पर हमारी क्लास देख रहे हैं। यानी वीडियो भी तो फोटो से ही बनती है, अभी समझा रहा था। तो यानी कि हर जो फोटो आपको दिखाई जाएगी उसमें 1280 कॉलम होंगे और 720 रो होंगी, यानी पंक्तियां होंगी। और इनके दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा हमको? पिक्सल की संख्या मिल जाएगी। तो मतलब उतने पिक्सल वाली फोटो या वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो केवल है ना एक नंबर उठा के रख देते हैं, जैसे कि यहां लिख दिया 720, उठाकर यहां रख दो, और P का मतलब प्रोग्रेसिव। अगर आपसे कोई बोले 720p का कंप्लीट रेजोल्यूशन बताइए तो फिर आप ये बता देंगे 1280 गुणा 720 पिक्सल, पर वहां प्रोग्रेसिव शब्द नहीं लिखेंगे। फिर बताओ भाई, समझ में आ गई बात या नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? बट अब एक और मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको जिसमें थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिला है ना पहली बार। अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी ये नंबर्स आपको सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं और उनके आगे P लिखा हुआ है, ये जनरली पीछे वाले नंबर होते हैं, है ना, बाद वाला नंबर होता है जनरली।
बट है ना, अभी आज के समय एक नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, दैट इज 4K। आ रहा है ना, कोई मोबाइल है, कोई वीडियो मतलब कोई मॉनिटर है, उसमें ये कहा जाता है कि इसमें 4K की वीडियो चल जाएगी, 4K की है ना फोटो आप ओपन कर सकते हैं, या कोई कैमरे वगैरह हैं वो, उसके केस में आपने सुना होगा कि ये 4K की फोटो खींच सकता है, 4K की वीडियो बना सकता है। यानी आज की करंट टेक्नोलॉजी में 4K शब्द हर जगह हमें देखने व सुनने को मिल रहा है। तो ये 4K का एग्जैक्टली मतलब क्या है? देखो, 4K का मतलब होता है बेसिकली 4000, के का मतलब 1000, है ना। तो ये 4000 का क्या मतलब है यहाँ पर? तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे सामने एक रेजोल्यूशन होता है, और वो रेजोल्यूशन है, लिखिए, 3840 गुणा 2160, और आगे लिखा हुआ है पिक्सल्स। ये है वो बेसिकली मतलब 3840 गुणा 2160 पिक्सल, जिसको कहा जाता है कि आप 4K के फॉर्म में कोई वीडियो या कोई फोटो देख रहे हैं। ये बात समझ में आई या नहीं? अब आप बोलेंगे सर ये है रेजोल्यूशन, मैं कहूंगा हाँ जी यही रेजोल्यूशन है 4K का। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो कहीं 4000 भी नहीं दिख रहा ना 4K, क्या मतलब है इसका? तो बेसिकली 4K यानी कि 4000 होता ही नहीं है, ये नंबर लिया गया है यहाँ से एक पहचान देने के लिए। आप बोलेंगे सर ये 3840 लिखा है, 4000 का है, तो मैंने बताया ना कि 4000 होता ही नहीं है, 3840 को 4000 कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेशन में। यानी कि अगर मैं 3840 में 160 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट नंबर है 4000, जिसको शॉर्ट में 4K के नाम से बोला जा रहा है, वरना किसी भी मॉनिटर, इमेज, फोटो, किसी के केस में 4000 पूरा नंबर होता ही नहीं है। अब समझ में आया नहीं? तो यहां पर हमें एक चीज और देखने को मिली कि ये जो 4K आइडेंटिफिकेशन दी गई है ना, वो पहले वाले नंबर से दी गई है, 3840 वाले नंबर से। जबकि और जगह केस में क्या करते हैं, पीछे वाला नंबर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट है तो पूछिए। एक बच्चे ने लिखा है सर अगर 1000p का रेजोल्यूशन ऑफ इमेज पूछे तो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, ये रेजोल्यूशन नहीं पूछते, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ लिखा है ना 1920 और 1080 पिक्सल, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे 4K का बताया, ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो इन चीजों की कि हाँ ये चीजें हमारे सामने, तो इसका मतलब क्या है। वरना ज्यादा से ज्यादा बस ये पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन इनमें से कौन सा है। तो ये जो नंबर मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जिनको SD कहते हैं। और फिर यहाँ 720p, 1080p, फिर आ जाता है 3840 हो गया। ये सब आगे नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, इनको HD कह देते हैं, हाई डेफिनेशन। बट पेपर में ना इतने ज्यादा नहीं पूछते, आप हाई डेफिनेशन के 2 नंबर याद रखना बस, एक तो 720 और 1080 वाला। बताओ जी, समझ में आ गई बात या नहीं? तो भाई हमें ना आधा पार्ट तो क्लियर हो गया, आधी चीजें तो पता चल गई, एट द रेट से पहली वाली है नहीं? बिल्कुल। हमें यहां पर आधा पार्ट तो पता चल गया, वो है एट द रेट से पहले वाला पार्ट। यानी हमें FPS का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रेजोल्यूशन का समझ में आ गया। ये तो 51 नंबर है बस। अब एट द रेट क्या होता है? ये एक सेपरेटर है, यानी कि आधा पार्ट ये, आधा पार्ट ये। 90 भी यहाँ पर नंबर है। ये क्या लिखा हुआ है? HZ का मतलब होता है HERTZ, यानी कि हर्ट्ज। हिंदी में भी इसको हर्ट्ज ही कहते हैं। और अगर आप है ना फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, यानी कि आपने भौतिकी पढ़ी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर्ट्ज बेसिकली क्या होती है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हिंदी में कहा जाएगा आवर्ती की इकाई, आवर्ती की इकाई। ठीक है जी। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी और आवर्ती का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं आपको, सुनिए जरा ध्यान से। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो पिक्सल्स का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, या पहले आप आवर्ती को समझ लो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। देखो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई चीज कितनी बार निकल रही है, अगर उसे एक समय पर काउंट कर लिया जाए तो उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे एक नॉर्मल सी बात बोल सकते हैं यहाँ पर कि कोई आदमी है ना हमारे घर आ रहा है, कोई व्यक्ति हमारे घर आ रहा है, तो ऐसी मजाक में बात चल रही है कि भाई ये आदमी कितना फ्रीक्वेंट आता है आपके घर। कोई पूछ रहा है कि हमसे कि भाई कोई आदमी हमारे घर में बहुत है ना मेल जोल वाला आदमी है,
तो आता रहता है। तो कोई व्यक्ति है ना ऐसे ही पूछ रहा, भाई इस आदमी के आपके घर आने की ये कितना फ्रीक्वेंट आपके घर आता है? क्या बोला उसने, कितना फ्रीक्वेंट आपके घर आता है? फ्रीक्वेंट का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब एक पर्टिकुलर समय पे आप बता दो, या पर्टिकुलर समय में आप बता दो कि उसके आने का क्या हिसाब किताब है। तो एक जिसके घर वो आदमी आ रहा है वो क्या बोलेगा कि भाई ये है ना हफ्ते में, मान लो हफ्ते में है ना 7 दिन आ जाते हैं, रोजाना ही आते हैं, मिल जाते हैं, हमसे बातचीत कर लेते हैं, बैठ लेते हैं 1 आध घंटे, हफ्ते में 7 दिन इनसे मुलाकात हो जाती है। तो ये क्या हो गई, वो उस आदमी के हमारे घर आने की फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी 7 दिन में रोज आना। समझ में आई बात या नहीं? तो एक पर्टिकुलर टाइम में किसी चीज का रिपीटिशन वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब यहां पर समझिए इमेज के केस में देखो, अगर आपके सामने कोई इमेज है तो आपको पता है उसमें कॉलम्स होंगे और उसमें रो यानी कि पंक्तियां होंगी, है ना? तो बेसिकली होता क्या है कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनेंगे? पिक्सल्स बनेंगे डब्बे डब्बे से, और इन पिक्सल के अंदर क्या भरा जाता है या क्या दिखाया जाता है? कलर। ये बेसिकली एक पिक्सल है और पिक्सल के अंदर आपको कलर दिखाया जाएगा, यानी कि रंग। ठीक है साहब? अब किसी रंग को दिखाने की फ्रीक्वेंसी क्या है? आप बोलेंगे ऐसा क्यों? किसी रंग को अगर हम यहाँ पर इस पिक्सल में दिखा रहे हैं तो एक बार में दिखा देंगे, वो दिखता रहेगा जब तक चेंज नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो कलर है ना, जो रंग आपको पिक्सल के अंदर दिखाया जा रहा है, उसको भी बार 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 रिप्लेस किया जा रहा होता है या रिफ्रेश किया जा रहा होता है। मतलब नहीं समझे सर? एक्चुअली होता क्या है कि हमारे मॉनिटर या डिस्प्ले का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें जो पिक्सल्स बने होते हैं उनके अंदर हमें रंग को या कलर को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश का मतलब बार बार उसे रिपीट कराना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मॉनिटर पर या डिस्प्ले पर चीजें ब्लर होती हुई दिखाई देंगी। ऐसा लगेगा धीरे धीरे ब्लर होता जा रहा है चीजें। अब ये चीज आपने प्रैक्टिकली कभी देखी नहीं होगी क्योंकि आप देख ही नहीं पाओगे ये चीजें, बट होता ऐसा ही है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता, इससे मैच करता हुआ आपको समझा सकता हूँ। सुनिए जरा। जैसे आज आप है ना कोई टी शर्ट खरीद के लेके आइए, ब्रांड न्यू टी शर्ट खरीद के ले गए, चमचमाती टी शर्ट, और आपने उसे पहना, धो दिया, सुखा दिया, फिर पहना, धो दिया, सुखा दिया, फिर पहना, धो दिया, सुखा दिया, और इस तरीके से आप लगातार 6 महीने ऐसा ही करते रहे एक ही टी शर्ट के साथ। तो 6 महीने के बाद आप क्या कहना शुरू कर देते हो? भाई टी शर्ट पुरानी हो गई यार, अब नहीं वो मजा रहा इसमें, अब थोड़ी भद्दी हो गई है, कलर इसके डाउन हो गए हैं। कहते हो नहीं? कलर इसके डाउन हो गए हैं, अब वो चमक नहीं है इसमें जो पहले थी। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप उसके कलर को छोड़ रहे हो, है ना? अब सुनना, आज आप एक ब्रांड न्यू टी शर्ट लेके आए, चमचमाती टी शर्ट, और आपने पहना, धोया, बट सुखाने से पहले आपने एक बाल्टी रखी है अपने पास जिसमें उसी सेम टी शर्ट का कलर है ना, उसमें घोल रखा है आपने। जैसे मान लो रेड कलर की टी शर्ट है तो एक बाल्टी में ना रेड कलर घोल रखा है आपने पानी में। तो सुखाने से पहले है ना आप उसको रेड कलर में है ना टी शर्ट को डुबोकर फिर सुखा देते हो, फिर अगले दिन पहनते हो, धोते हो, कलर में डुबोते हो, फिर सुखाते हो, पहनते हो, धोते हो, कलर में डुबाते हो, सुखाते हो। और ऐसा अगर आप लगातार 6 महीने तक करते रहें तो 6 महीने बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा? अब टी शर्ट का कलर तो बिल्कुल वही है जो हम उस दिन लेके आए थे 6 महीने पहले, क्योंकि आप कलर को रोजाना रिफ्रेश कर रहे हो, रोजाना रिपीट कर रहे हो, है या नहीं? तो ऐसे ही होता है हमारे इन डिस्प्ले के केस में कि यहाँ जो पिक्सल्स में कलर दिखाए जाते हैं ना, उनको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, यानी रिपीट करना पड़ता है। और कितने किस रेट से करेंगे? तो पता चला कि अगर हमारा रिफ्रेश रेट ये है, यानी कि 50 FPS @ 90 हर्ट्ज, तो उसमें हर एक पिक्सल 1 सेकंड में 90 बार रिपीट हो रहा होता है। मतलब 1 सेकंड होता ही कितना, टिक हो गया 1 सेकंड। इस 1 सेकंड के अंतराल में ना एक पिक्सल 90 बार अपने कलर को रिपीट कर लेता है। सोचिए कितनी रफ्तार से होती होगी ये चीज। तो ऐसे है ना हर एक पिक्सल के साथ होता है, हर एक पिक्सल में जो कलर भरे होंगे वो हर सेकंड में 90 बार रिपीट हो रहे होते हैं। अगर आपका रेजोल्यूशन नहीं, अगर आपका रिफ्रेश रेट ये वाला है जहां पर 120 हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो उसमें हर एक पिक्सल 120 बार रिपीट हो रहा होता है 1 सेकंड में। तो इस तरीके से मॉनिटर पर आपको चीजें दिखाई जा रही होती हैं। बताओ जी बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो ये मैंने और केवल 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, रिफ्रेश रेट के और भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप सो है ना आपको मॉनिटर के केस में रिफ्रेश रेट का जो कॉन्सेप्ट है और इससे जुड़ी हुई बातें हैं वो सब समझ में आ गई होंगी। अब अगली हेडिंग डालिए, दैट इज टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स।
ठीक है, यानी कि मॉनिटर्स के प्रकार। शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी मॉनिटर्स बने हैं उनके ना कुछ नाम हमें देखने को मिले। जैसे शुरुआत में जो मॉनिटर स्क्रीन्स आई उनको सीआरटी कहा गया, फिर इसके बाद टीएफटी कहा गया, इसके बाद एलसीडी कहा गया, इसके बाद नाम आ गया एलईडी। और एलईडी ही एक मेन नाम चल रहा है आज के समय, जिसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो आप में से हो सकता है किसी के दिमाग में ये आए कि सर इन सारे मॉनिटर्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो बेटा मेरे को बहुत टाइम हो गया पेपर देखते हुए, कभी इनके डिफरेंसेस तो आज तक नहीं पूछे पेपर में। ठीक है, दूसरी बात, अगर इनके बीच में डिफरेंसेस भी अगर आप समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं ये कैसे काम करता है, तो फिर आपको इसको समझने से पहले फिजिक्स अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। आपको फिजिक्स आनी चाहिए भौतिकी अच्छे से, तब जाके इनके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो उतना डीप में मत जाओ, फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि इनके फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट है देवकी शंकर जी का, सर एट द रेट का क्या मीनिंग है? एट द रेट एक सिंबल है, सेपरेटर, एक सेपरेटर है बस। एक बच्चे ने लिखा है सर 90 एंड एट द रेट को समझाइए। 90 एक नंबर है बस, 90 तो एक नंबर है। जैसे मान लीजिए मैं पैसे वाला आदमी हूं, है ना, मान मेरे पास पैसे हैं, खूब अच्छा खासा पैसा है मेरे पास, तो मैं बस इतनी बात तो कह सकता हूँ, हाँ जी मेरे पास रुपए पैसे हैं। बट अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो एक एक नंबर ही तो हो गया। मैं अगर ये बोलूं कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो पांच एक नंबर ही तो हो गया, बस नंबर है और कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा 90 क्या चीज थी, तो 90 एक नंबर है बस, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। मेन जो मुद्दे की बात थी ना वो ये थी, एफपीएस उससे पहले भी एक नंबर है, हर्ट्ज उससे पहले भी एक नंबर है। एट द रेट जो लिखा है वो एक सेपरेटर है। सेपरेटर मतलब दो चीजों को डिवाइड करने वाला। जैसे ईमेल आईडी देखी है आपने अपनी, आपकी है ना कोई ईमेल आईडी है, जस्ट सपोज दैट yatendra@, gmail.com, ये मान लो आपकी ईमेल आईडी है, और कोई आपसे पूछे कि ईमेल आईडी में एट द रेट का मतलब क्या है, तो आप बस इतना बोलेंगे ये एक सिंबल है जो सेपरेटर कहा जाता है। सेपरेटर का मतलब दो चीजों को बांटने वाला, बस। एट द रेट से पहले वाले भाग को यूजर नेम कह देते हैं, और एट द रेट के बाद वाले भाग को यहाँ पर डोमेन नेम कहा जाता है। बट कोई पूछे एट द रेट का नाम क्या है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा बस ये कह सकते हो कि यूजर नेम को डोमेन नेम से बांटने वाला। ऐसे ही यहां पर कह दो एट द रेट से पहले वाला एफपीएस और एट द रेट के बाद वाला हर्ट्ज को डिफरेंट मतलब बांटने वाला सिंबल है एट द रेट। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इनके फुल फॉर्म लिख लीजिए बेटा। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। टीएफटी जो मॉनिटर आए उनका नाम रखा गया था थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। एलसीडी का नाम है बेटा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी का नाम होता है बेटा लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। अब एलईडी में ये ना बेसिकली क्या होता है कि इसमें और कई सारे वेरिएशंस बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एलईडी में ये ना आप आगे देखोगे, यहाँ लिख देता हूँ, एलईडी में ना अब एक ओ एलईडी भी आ गया है। ठीक है, एक पीओ एलईडी भी आ गया है, और एक और आ गया एएमओ एलईडी, ये भी आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर ओ का मतलब है, लिखना चाहे तो लिख लो ऑर्गेनिक, पीओ का मतलब है पोलराइज्ड ऑर्गेनिक, और एएमओ का मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहा वहां पर। ओ का मतलब है ऑर्गेनिक, पीओ का मतलब है पोलराइज्ड ऑर्गेनिक, और एमओ का मतलब है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये था मॉनिटर का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए, तो अब है ना सेकंड वाले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और उसका नाम है प्रिंटर।
प्रिंटर को समझते हैं कि प्रिंटर क्या चीज होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्रिंटर। ठीक है, और मैं फिर से बोल दूं कि प्रिंटर है ना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आउटपुट डिवाइस का कोई क्वेश्चन पूछा जाना है, कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई क्वेश्चन पूछा जाना है, तो ज्यादातर चांस है कि आपसे प्रिंटर का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक, और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रिंटर है ना भाई बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप ये कहें सर एक क्लास में खत्म कर दो, सर 2 क्लास में खत्म कर दो, तो भी शायद है ना ये खत्म ना हो पाए। आप बोले सर कितनी क्लास लग सकती है, हो सकता है 4-5 क्लासेस हो जाएं केवल प्रिंटर के ऊपर ही। तो क्या इतनी ज्यादा क्लासेस करने की जरूरत है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा है ना एक क्लास में, जैसे कि आज कुछ पार्ट आज कर लेंगे, कुछ पार्ट रह जाएगा तो प्रिंटर का कल की क्लास में कर लेंगे। इससे ज्यादा है ना प्रिंटर को नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज को डिस्कस करते चले जाओ, बारीकी से घुसते चले जाओ उसमें, तो इसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं, है ना। फिर तो कितना भी डिस्कशन करते चले जाओ, हर एक पॉइंट पॉइंट को पढ़ते चले जाओ। तो फिर प्रिंटर को पढ़ने का सही तरीका क्या है? देखो, प्रिंटर को पढ़ने का सबसे सही तरीका है कि इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जान लो पहले। ठीक है, कि बेसिकली प्रिंटर का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं। फिर इसके बाद है ना एमसीक्यूज में जहां जहां प्रिंटर के क्वेश्चन आए बस उनको याद रखना है आपको। समझ में आ रहा है नहीं? जैसे मान लो लेजर प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे काम करता है, क्या मीनिंग है उसका, है ना। बट लेजर प्रिंटर के और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो वो आपको एमसीक्यूज में मिलते जाएंगे, आप याद रखते जाना। क्वेश्चन लेजर प्रिंटर पे ही होगा, समझे या नहीं? तो वो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे फिर? तो मैंने बताया आपको कि आप है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 चीजों को फॉलो कर लो। एक तो कम्युनिटी वाले सेक्शन और एक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को, जिसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। इन दोनों चीजों को देखते रहिए, आपको ढेर सारे प्रिंटर के क्वेश्चन इन्हीं में मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रिंटर बेसिकली क्या होता है, तो सिंपल सा आंसर देंगे, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है, प्रिंट आउट मिलता है ना। तो इसके थ्रू क्या मिल रहा है हमको? प्रिंट आउट। और इसी प्रिंट आउट को है ना एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है, दैट इज हार्ड कॉपी। ठीक है जी, कुछ समय पहले है ना एक, मतलब मध्य प्रदेश पेपर का, मतलब मध्य प्रदेश, फिर से बोल दे रहा हूँ, कुछ दिनों पहले ना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक एग्जाम हुआ था एमपी में, जिसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था हार्ड कॉपी वाला कि इसका मीनिंग क्या है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि यानी अगर कोई भी फाइल जो आपको कागज पर मिल रही है, जिसको आप प्रिंट आउट कहते हैं, उसी को है ना बेसिकली हार्ड कॉपी के नाम से बोला जाता है। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होगी? मॉनिटर स्क्रीन पर अगर कोई फाइल आपको दिखाई दे रही है तो उसको सॉफ्ट कॉपी कह देंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? तो मोटा मोटी बात हमें ये समझ में आ गई, मुद्दे की बात हमें ये समझ में आ गई कि अगर कोई भी फाइल अगर हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, और अगर हम उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो उसे हम हार्ड कॉपी के नाम से बोलेंगे। ठीक है, अब सुनिए समझिए जरा। हमारे पास है ना एक कंप्यूटर है, यानी कि पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर कोई भी हो सकता है, लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है। और हम खरीद के लेके आए हैं बेटा एक प्रिंटर। ये है हमारा प्रिंटर। ठीक है जी, यहां लिख देता हूं। अब ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले है ना प्रिंटर को आपको कनेक्ट करना होता है अपने कंप्यूटर के साथ। ठीक है जी, दोनों तरीके से कनेक्ट हो जाता है, वायर और वायरलेस दोनों तरीके से। वो प्रिंटर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रिंटर लाए हो। दूसरी बात कि प्रिंटर के अंदर है ना यहाँ एक इंटरनल मेमोरी होती है, यहां पर ऐसे लिख लो, एक इंटरनल मेमोरी होती है, यानी आंतरिक मेमोरी। और इस आंतरिक मेमोरी का अपना एक नाम भी होता है, दैट इज स्पूलर डायरेक्टरी। स्पूलर डायरेक्टरी। समझ में आई बात या नहीं? हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो कि हर एक प्रिंटर के अंदर एक आंतरिक मेमोरी होगी, जो कि कुछ एमबीज में ही होती है, केवल कुछ एमबी, फ्यू एमबी। एमबी का मतलब समझ गए? मेगाबाइट, है ना। ऐसा नहीं होता कि 1 GB 2 GB 8 GB की मेमोरी होगी, यहाँ पर केवल कुछ मेगाबाइट की इंटरनल मेमोरी दी जाती है प्रिंटर की, और उस इंटरनल मेमोरी को स्पूलर डायरेक्टरी के नाम से बोलते हैं। ठीक है,
अब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल ओपन करिए, सपोज दैट कि आपकी एक एमएस वर्ड की फाइल है, इसका नाम है एमएस वर्ड फाइल 1। आप है ना अपने कंप्यूटर से है ना प्रिंटर को एक कमांड भेज दो, ये फाइल वाली, तो ये कमांड है ना इसकी इंटरनल मेमोरी में जिसका नाम है स्पूलर डायरेक्टरी, वहां पे ऐसे लाइन में लग जाती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर हम प्रिंटर को कोई कमांड देते हैं प्रिंट निकालने के लिए, तो एक कमांड जो हमने भेजी है उसके सारे पेज, क्योंकि किसी फाइल में एक से ज्यादा पेज भी तो हो सकते हैं ना, जैसे एमएस वर्ड की फाइल है इसमें टोटल मिला के 50 पेज हैं जिनको आपको प्रिंट निकालना है। तो अभी मान लो जो फाइल आपने भेजी है, जो कमांड आपने भेजी है, इसके सारे प्रिंट नहीं निकले, अभी चल रहा है, क्या उसी बीच में आप दूसरी कमांड भी भेज सकते हो प्रिंटर को? हाँ। यानी आप अपने कंप्यूटर में एक और एमएस वर्ड की या एक्सेल पावर पॉइंट जो भी हो उसकी फाइल खोलिए और इसकी भी कमांड दे दो, तो वो भी है ना ऐसे लाइन में जाके लग जाती है पहली वाली कमांड के पीछे। अगर आप अभी पहली वाली कमांड के ही प्रिंट आउट निकलते हुए देख रहे हैं, दूसरा शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले आप चाहें तो तीसरी एक और कमांड है ना भेज सकते हैं जो ऐसे लाइन में पीछे की तरफ लग जाएगी। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही पहली वाली कमांड के सारे प्रिंट निकल गए तो पहली कमांड यहां से गायब हो जाएगी, फिर दूसरी कमांड के प्रिंट निकल जाएंगे, दूसरी गायब हो जाएगी, तीसरी कमांड के प्रिंट निकल जाएंगे तो तीसरी भी यहां से गायब हो जाती है, बट ये पहले वहां लाइन में जाके लग जाती है। तो एक एग्जाम हुआ कुछ समय पहले जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप अपने कंप्यूटर से कमांड देते हैं प्रिंटर को, जो प्रिंटर की इंटरनल मेमोरी में तब तक रहती है जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को प्रिंट स्पूलिंग कहा जाता है। इसी स्पूलर शब्द से बना है वो शब्द प्रिंट स्पूलिंग। नोट कर लीजिए इसको। ये था एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया जिसका आंसर था प्रिंट स्पूलिंग। हिंदी में भी प्रिंट स्पूलिंग ही कहेंगे। ठीक है जी। तो यहीं से हमारा प्रिंटर शुरू होता है। देखो वो लिख देता हूं मैं यहां पर कि इट इज अ प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस in which a command send to the internal memory of printer, internal memory of printer, and it will remain there until printer prints them, until printer prints them। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? इसको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो। यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर से गई कमांड, कंप्यूटर से गई कमांड, जिसमें कंप्यूटर से गई कमांड प्रिंटर की आंतरिक मेमोरी में, आंतरिक मेमोरी में तब तक रहती है, तब तक रहती है जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता है, प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता है। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली है ना इसी तरीके का क्वेश्चन है ना पूछा गया। इसी क्वेश्चन को दोबारा भी पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत इसमें तोड़ मरोड़ करके यानी आगे पीछे करके पूछ लेंगे, मतलब वही होगा। तो ये है ना आपको पता होना चाहिए कि पूरा प्रोसेस कि जब हम कंप्यूटर से प्रिंटर को कमांड देते हैं तो कैसे प्रिंटर के अंदर जाती है और कैसे प्रिंट आउट निकलता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब मैं ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, जिसको भी आंसर पता हो बताइएगा। हम है ना प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट आउट निकालते हैं उस पेपर के साइज का नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन बताइए। जो पेपर निकलता है ना प्रिंट आउट में प्रिंटर के द्वारा, तो उस कागज या पेपर का अपना एक साइज भी होता है, उस साइज का नाम क्या है? वेरी गुड।
सबसे पहले आंसर सुधीर ने ही दिया है, A4 साइज। ठीक है, तो नॉलेज के लिए अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं इस बात को कि A4 साइज का जो पेपर का नाम है ना, इसका बेसिकली अपना एक साइज भी होता है, दैट इज 8.27 इंच मल्टीप्लाई बाय 11.69 इंच का। ठीक है, ये इंचेस में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बात हम सभी लोगों को पता है कि 1 इंच बराबर होता है बेटा 2.5 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर में भी वो एग्जैक्टली होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर कभी ये सेंटीमीटर में भी पूछा जाए तो सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं। अभिनय ने भी सही आंसर दिया है, नवीन ने भी सही आंसर, सभी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो ये उसका डायमेंशन होता है। ठीक, तो जैसे कि मैंने बोला था आप सभी लोगों को कि 1.25 घंटे की क्लास रखेंगे थ्योरेटिकल, और इसके बाद रखेंगे डाउट सेशन। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी आगे जो प्रिंटर की जानकारी है वो मैं दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें मुझे लगता है प्रिंटर पूरा हो जाएगा खत्म। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब आपको जो भी पूछना है, जो भी डाउट हो इस टॉपिक से हटकर, आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो भी पूछ सकते हैं। बताइए, समझ में आ रहा है नहीं? देखिए, धीरे धीरे है ना, ऐसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाते हैं, और पेपर में इन्हीं कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ और अलग से पूछ रहे हैं, बस ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, इतना ही अंतर आता है बस। कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप किसी का कोई डाउट है नहीं, तो फिर आज की क्लास और आज के सेशन को यहीं समाप्त कर देते हैं। ठीक है, बाकी एक बच्चे ने ना लिखा था क्लास के शुरुआत में, एक बार देख लेता हूँ क्या लिख रहा था वो। एक बच्चे ने लिखा, सर PDF दे दिया करिए, एग्जाम है करीब। तो दे तो रहा हूँ, और कैसे दूं भाई? MCQs की PDF दे रहा हूँ आपको, आपको चैप्टर्स की PDF दे रहा हूँ, आपको टॉपिक्स की PDF आपको दे रहा हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर दे तो रहा हूँ सारी चीजें, और कैसे दूं भाई? एक बच्चे ने लिखा, सर इतना अच्छे से समझाने के लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई, ये लिखने के लिए। ठीक है जी, तो जो मैं समझा रहा हूँ आपको वो क्लियरली समझ में आ जाए, और इसे इसे समझने के बाद आपके पेपर में क्वेश्चन ठीक हो जाए, बस हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। कोई पढ़ते समय डाउट आए, MCQ पढ़ते समय, क्योंकि थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरी क्लास से हटके। ठीक है, तो अगर MCQ पढ़ रहे हो, कोई डाउट आए तो जरूर भेजिए मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, जो भी आपका मन करे। ठीक है, और नंबर मैंने क्लास की शुरुआत में आपको दिया ही था, मैं जितना जल्दी होगा रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।